वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बैंकर्स ग्राउंड पे करियरविल। मैं शुभम सिंह आप सभी का दोनों हाथों से स्वागत करता हूं इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। खास इस वजह से क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2026-27 में जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए आपके जीए का, आपके करंट अफेयर्स का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी जीए की प्रिपरेशन करनी है, आपको अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपको एक रोड मैप मिलने वाला है कि किस तरीके से आगे आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन से एग्जाम्स के लिए आप अपीयर करने वाले हो साल 2026-27 के साल में। तो आने वाले साल में आप बैंकिंग एग्जाम की बात करो तो बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप है जिसके लिए आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है। तो इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि 1 मार्क से ज़्यादा के होंगे। इसके लिए आपको टाइम अलॉट किया जाता है 25 मिनट। तो 25 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं जिसका टोटल मार्क्स होगा 50। तो कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछे जाएंगे, तो आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है। इसके बाद आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 40 जिसके लिए मार्क्स अलॉटेड है 50, जिसके लिए समय मिलेगा 20 मिनट। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि 1 मार्क से ज़्यादा के होंगे। बात करूं मैं आरआरबी पीओ की तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क के 15 मिनट मिलेगा। आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 15 मिनट मिलेगा। एसबीआई पीओ की बात करूं तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट और एसबीआई क्लर्क की बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट। तो ये आपका करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है जो कि आने वाला है आपके इन डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, जिसके लिए टोटल मार्क्स कितना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे और टाइम अलॉटेड कितना है, ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं आने वाले समय पे एग्जाम्स कौन से हैं और किस तारीख को है। ठीक है, जैसे अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो इसका कैलेंडर आ चुका है, जिसका मेंस का एग्जाम, क्योंकि जीए का जो पोर्शन है या करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो मेंस में आता है। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ का जो मेंस का एग्जाम डेट है, यहाँ पे मैं सिर्फ मेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ मेंस की बात कर रहा हूँ। तो मेंस का एग्जाम डेट कब है? 4 अक्टूबर। तो इसमें आपको लगभग 5 महीने का समय मिलेगा आपको अपनी तैयारी करने के लिए। वहीं अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं तो इसका मेंस का एग्जाम डेट तो अभी नहीं आया है, तो लेकिन अब सितंबर के महीने के आसपास ये एग्जाम होगा, जिसके लिए आपके पास 4 महीने का समय है। आरआरबी पीओ के लिए आप देखोगे तारीख डिसाइड हो चुकी है, 20 दिसंबर को आपका मेंस का एग्जाम है, जिसके लिए 7 महीने से ज़्यादा का समय आपके पास है। आईबीपीएस क्लर्क के लिए डेट अनाउंस हो चुका है, 27 दिसंबर को एग्जाम है मेंस का, जिसके लिए आपके पास 7 महीने ऑलमोस्ट 8 महीने का समय है। एसबीआई क्लर्क की बात करूं तो ऑलमोस्ट नवंबर के महीने में ये मेंस का एग्जाम लेता है, 6 महीने का समय आपको इसके लिए है। और आरआरबी क्लर्क के लिए आपके पास 8 महीने से ज़्यादा का समय है। तो ये आपके एग्जाम्स हो गए, ये आपके तारीख हो गए। किसी में एग्जैक्ट तारीख लिखा हुआ है, किसी में एक्सपेक्टेड मंथ लिखा हुआ है, और ये इतना समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, देखो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, ठीक है, करंट अफेयर्स पूछा कितना जाता है। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, सबसे पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपसे 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं। पहला होता है करंट अफेयर्स का, दूसरा होता है बैंकिंग स्टैटिक, क्या मैं कहूं स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस कम आते हैं, बट आपको बैंकिंग स्टैटिक से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आईएमएफ कब स्टैब्लिश हुआ, तो ये तमाम चीज़ें। और इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, जो कोर बैंकिंग का पार्ट होता है, जहाँ पे आप वाइट लेबल एटीएम क्या होता है, एफसीएनआर क्या होता है, एनआरई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। मेंस में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, लेकिन इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका जो वेटेज होता है ये मोर देन 70% होता है ना।
मोर देन 70% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कहां से, करंट अफेयर्स से, एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो कहां से पूछे जाएंगे, इन दो सेक्शंस में पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए करंट अफेयर्स पे। सबसे ज्यादा जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो होगी करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। लेकिन क्या करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस जैसा है क्या? भैया एनआरई अकाउंट किन के लिए होता है, एनआरओ अकाउंट किसके लिए होता है, व्हाइट लेबर एटीएम क्या होता है ना, आरबीआई के लिए कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 क्या है? तो ये तो वो चीजें हैं जो कि रुकी हुई है, जिसकी सिलेबस लिमिटेड है। इसका सिलेबस लिमिटेड है। इसका सिलेबस आप 3 महीने में कर सकते हो बहुत ही आराम से। लिमिटेड सिलेबस, आपको पता है ये टॉपिक्स मुझे पढ़ना है, कैपिटल अकाउंट पढ़ना है, करंट अकाउंट पढ़ना है ना। इसका सिलेबस भी लिमिटेड है, लेकिन इसका सिलेबस तो बहुत वास्ट है। वास्ट इन द सेंस कि चीजें डेली चल रही हैं, है ना। कल का जो करंट अफेयर्स का न्यूज था वो हमने आज सुबह पढ़ा होगा, आज का जो न्यूज होगा वो हम कल पढ़ेंगे। तो इसमें तो आपको डेली मेहनत करना है और वेटेज भी सबसे ज्यादा इसी का है। लेकिन यहां पे भी आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। करंट अफेयर्स में भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा? भाई क्या मुझे स्पोर्ट्स अफेयर्स पढ़ना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, या फिर आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ना ज्यादा जरूरी है ना। आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में। जैसे करंट अफेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं वो होता है एक तो बैंकिंग का, जिसमें आरबीआई सर्कुलर्स, आरबीआई से रिलेटेड कोई, आरबीआई ने 197 कम्युनिकेशन की एक सब्सिडरी के सारे काम बंद कर दिए पेटीएम के, है ना। तो आरबीआई सर्कुलर्स का कोई न्यूज आया, आरबीआई की कोई डायरेक्शन आई। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज आते हैं, इंश्योरेंस अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट के बारे में, नेशन वाइड कोई इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है उसके बारे में, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना। देखो अभी आपके पास बहुत समय है, हर एग्जाम के लिए आपके पास काफी समय है, तो अभी तो आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको इन 4 टॉपिक्स पे रखना है। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स भी है, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की न्यूज आते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की न्यूज आते हैं, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, ऑबिचुअरीज, मीटिंग समिट्स, एमओयू, कोलैबोरेशन, है ना, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, डेज एंड थीम्स, क्वेश्चंस, ये तमाम टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर 70% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा, जी का जो भी सेक्शन है उसमें से 70% या 70% से ज्यादा अगर करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा, तो इसमें भी मोर देन 90% क्वेश्चंस या 80% क्वेश्चंस आपको ये 4-5 टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक्स तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, क्योंकि देखो इसकी तैयारी के लिए आप 3 महीने हैं, इसका जो सिलेबस है वो रुका हुआ सिलेबस है। एनआरई अकाउंट क्या होता है, एनआरओ अकाउंट क्या होता है, एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है ना, ये रुकी हुई चीजें हैं। ये एक सिलेबस है, ये आपको टॉपिक्स के नाम है, ये टॉपिक्स आपको करने हैं, इससे बाहर चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो ये सिलेबस आपको, इसका सिलेबस आपको पता है, इसका सिलेबस आप बहुत ही आराम से 3 महीने में कर सकते हो। इसका सिलेबस भी बहुत ही आराम से आप कर सकते हो, और इसमें से तो नेग्लिजिबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन असली तैयारी आपको इसकी करनी है, करंट अफेयर्स की। अब करंट अफेयर्स की तैयारी करनी कैसे है? सबसे पहले करंट अफेयर्स कितने मंथ का पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, आपको कितने महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो याद रहे आपको पास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना है। पास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स इज मोर देन इनफ टू क्लियर एनी बैंक एग्जाम। अगर पास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स अपने ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक पढ़ा है तो यह आपके लिए काफी है। मान लीजिए एग्जाम है भैया मई में एग्जाम है, एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, मई में एग्जाम है, ठीक है, या जून में एग्जाम है, मान लीजिए जून में आपका एग्जाम है, ठीक है, जून मान लीजिए 15 जून को आपको एग्जाम है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होगा मई, इसके बाद अप्रैल, इसके बाद मार्च। यानी कि एग्जाम से पहले के 3 महीना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ना तो 6 महीने का है, पढ़ना तो 6 महीने का है, लेकिन एग्जाम जिस मंथ में है उससे
पहले के 3 महीने से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हो? मैंने कहा कि ऑफ द टोटल जो भी आपका वेटेज है उसमें ऑलमोस्ट इसको 80% कर दो, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स में भी ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 4-5 टॉपिक्स मैंने टिक किया, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन यहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, ये तो छोड़ना ही नहीं है। दूसरी चीज, बैंकिंग अवेयरनेस एक सीमित सब्जेक्ट है ना। 3 महीने में आप आराम से, 2.5 महीने 2 महीने में अपना आराम से अपना कोर्स कर सकते हो। स्टैटिक जीके भी बहुत नेग्लिजिबल यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत आराम से कर सकते हो 1 महीने के अंदर। लेकिन करंट अफेयर्स में आपको समय लगेगा। लेकिन करंट अफेयर्स आपको पढ़ना कितने महीने का है? तो एग्जाम से 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स। और एग्जामिनर रिसेंट के करंट अफेयर्स ज्यादा पूछता है। रिसेंट मतलब मान लीजिए मेरा जून में एग्जाम है तो वो मई से क्वेश्चंस पूछेगा, वो अप्रैल से क्वेश्चंस पूछेगा ज्यादा, वो मार्च से क्वेश्चंस पूछेगा ज्यादा, जनवरी से कम क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे एग्जाम से 3 महीने पहले के। 3 महीने के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो एग्जाम से 6 महीने के क्वेश्चंस आपको ओवरऑल पढ़ना है। लेटेस्ट 3 महीने का तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब तैयारी कैसी करनी है? सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि भैया बैंकिंग अवेयरनेस में मेरे लिए बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं तो मेरे लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए मेरे पास कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स क्या वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, और स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप इसे छोड़ भी सकते हो स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को, बड़े एग्जाम में स्टैटिक जीके नेग्लिजिबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या मान लीजिए भैया आप छोले भटूरे खरीदने जा रहे हो मार्केट में, तो आपको रास्ता पता होना चाहिए ना छोले भटूरे की दुकान का। इसीलिए एग्जाम की तैयारी करना है, एग्जाम को क्लियर करना है, तो उससे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस ये पता होना जरूरी है। ठीक है, किसी को करंट अफेयर्स, जैसे मैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स लेता हूं, तो कोई लाइव करंट अफेयर्स देखता है, कोई 2 घंटे के बाद देखता है, किसी को सुबह पढ़ने में मजा आता है, किसी को रात को पढ़ने में मजा आता है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना पढ़ाई का रूटीन किस तरीके से बना रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो रूटीन आपको डेली का बनाना होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको रखनी होगी, लगातार आपको करना होगा चीजें। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स क्लास लेंगे आप, है ना। आप किसी की भी करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए, जिसका भी करंट अफेयर्स का क्लास आपको समझ में आ रहा है उनका लीजिए। ऐसा मत करिए कि आज आपने इस नाव पे पांव रखा है, फिर कल इस नाव पे पांव रख दिया, फिर परसों इस नाव पे पांव रख दिया। किसी की भी करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए, लेकिन रोजाना लीजिए। रोजाना जब आप करंट अफेयर्स का क्लास लोगे तो चीजें लंबे समय तक आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं तो सर मेंस प्री क्लियर होने के बाद बाबूजी 20 दिन का समय होगा, क्या 20 दिन में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ पाओगे? चलो ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस आपने पढ़ लिया, छोटा सिलेबस है, बैंकिंग अवेयरनेस आपने पढ़ लिया, क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जहां से क्वेश्चंस 80% पूछे जा रहे हैं, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स क्या 20 दिन में पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको अपनी डेली रूटीन बनानी है और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। मेरी अगर करंट अफेयर्स की क्लास अगर आपको लेनी है तो ये सुबह 8 बजे होती है। सुबह 8 बजे रोजाना मैं करंट अफेयर्स लेता हूं, है ना। मंडे टू सैटरडे मैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं। सैटरडे सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं। फिर संडे को शाम को 6 बजे, संडे को 6 PM पे मैं वीकली रिवीजन क्लास लेता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वीकली में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत आराम से करंट अफेयर्स को देखा होता है। तो इसमें सिर्फ मैं MCQs कराता हूं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ होता है, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और जब मंथ खत्म हो जाएगा तो हम लोग मंथली करंट अफेयर्स की क्लास भी देखते हैं। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है अपने करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है? सुबह 8 बजे आपको 8 से 9 करंट अफेयर्स की क्लास मंडे टू सैटरडे लेना है। संडे को शाम को 6 बजे वीकली रिवीजन सेशन लेना है, और मंथ खत्म होने के बाद मंथली रिवीजन सेशन लेना है। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, समय इसी में लगता है। ठीक है, करंट अफेयर्स जब भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो करंट अफेयर्स
पढ़ने के दौरान जब हम डेली की क्लास में, सुबह 8 बजे की क्लास में मैं कुछ न्यूज़ लेकर आया, मान लीजिए आज पुलित्जर प्राइज से रिलेटेड एक न्यूज़ था, पुलित्जर प्राइज की शुरुआत कब हुई, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है सर कि पुलित्जर प्राइज कौन सी यूनिवर्सिटी देती है और इस बार कौन पुलित्जर प्राइज जीता है इंडिया की तरफ से। तो आपको अपने नोट्स शॉर्ट, क्रिस्प और आपको समझ में आए उस तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि 4 पेन ले लिया, रेड से लिख रहे हो, ग्रीन से लिख रहे हो, ब्लैक से लिख रहे हो, ब्लू से लिख रहे हो। नोट्स नहीं, इस तरीके से नोट्स नहीं तैयार करना है। नोट्स शॉर्ट, क्रिस्प और इस तरीके से तैयार करना है कि रिवीजन के टाइम पे आपको ही सिर्फ समझ में आए, किसी को आए ना आए उससे क्या मतलब है। आपको समझ में आना चाहिए कि रिवाइज करना है मुझे। सर मुझे अप्रैल महीने का बैंकिंग करंट अफेयर्स पढ़ना है। और करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हो तो कॉपी को इस तरीके से बनाया करो, है ना, सेक्शन वाइज, ताकि एग्जाम से पहले मैं करंट अफेयर्स में वो 4 टॉपिक को उठाऊंगा, आरबीआई सर्कुलर्स को उठाऊंगा, बैंकिंग फाइनेंस को उठाऊंगा, इंटरनेशनल अफेयर्स को उठाऊंगा, नेशनल अफेयर्स को उठाऊंगा, स्कीम्स को उठाऊंगा, है ना। एग्जाम से पहले मान लीजिए मुझे सिर्फ ये 5 को रिवाइज करना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। तो सेक्शन वाइज जब आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। मान लीजिए आपका ये किताब कॉपी है, मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, ये आपका कॉपी है। तो मान लीजिए ये इतने पेजेस आपने बैंकिंग के लिए, न्यूज़ के लिए दे दिए, आरबीआई का बैंकिंग का न्यूज़। तो अगर एग्जाम से पहले, एग्जाम से एक दिन पहले मुझे करंट अफेयर्स रिवाइज करना है और आपको पता है कि बैंकिंग फाइनेंस से सबसे ज़्यादा न्यूज़ आता है, तो मैं सिर्फ इन्हीं को रिवाइज करूंगा, पूरा ढूंढने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ स्कीम्स की न्यूज़ रिवाइज करने हैं, ये स्कीम्स का है तो आप सिर्फ इसको रिवाइज करोगे। तो नोट्स आपको इस तरीके से बनाना है, छोटा नोट्स बनाना है और इस तरीके से बनाना है कि आपको सिर्फ आपको समझ में आए। स्मार्ट रिवीजन करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। सुबह 8 बजे वाला क्लास लिया मंडे टू सैटरडे, फिर वीकली क्लास लिया, फिर मंथली क्लास लिया। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, इस तरीके से करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो डेली क्लास के बाद वीकली क्लास लीजिए, मंथली रिवीजन लीजिए, है ना, और एग्जाम दीजिए। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। देखो, एक घोड़ा जो लंगड़ा है और एक घोड़ा जो कि बहुत फुर्तीला है। फुर्तीला घोड़ा दौड़ा और जाकर रुक गया कहीं पे कि भैया लंगड़ा घोड़ा तो बहुत दूर होगा, लेकिन लंगड़ा घोड़ा जो है वो लगातार दौड़ रहा था, दौड़ रहा था, दौड़ रहा था, दौड़ रहा था, दौड़ रहा था। तो जीतेगा कौन? वो लंगड़ा घोड़ा दौड़ेगा। भाई फुर्तीला दौड़ा तो दौड़ के गया, विनिंग पॉइंट से पहले जाके सो गया। लंगड़ा घोड़ा रुका नहीं, वो दौड़ता गया धीरे 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 और वो फिनिश पॉइंट को अचीव कर लिया। तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, 3 महीने में आपका बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक जीके आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि बड़े एग्जाम्स में बहुत कम स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है। असिस्टेंट में, है ना, आरबीआई असिस्टेंट वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। अगेन मैं कहूँ कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। जैसे अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 5 महीने का समय है। तो 5 महीने का समय है तो इस 5 महीने के करंट अफेयर्स को पढ़िए आप डेली के हिसाब से। जो बचा हुआ 1 महीना है उसको छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा। अगर नहीं छोड़ना है तो मंथली रिवाइज कर लेना। जैसे मान लीजिए अक्टूबर को आपका एग्जाम है ना, अक्टूबर को एग्जाम है तो मान लीजिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो मई से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है, मई से शुरू कर दो। यहाँ पे आप अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दोगे और अप्रैल को कैसे कवर करोगे? मंथली से कवर कर लो। डेली जो छूटा हुआ है उसको डेली कवर करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपके पास 4 महीने बचा है लेकिन 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, तो जो बाकी का जो 2 महीना बचा हुआ है भैया, अप्रैल और मान लीजिए मार्च, इसे आप मंथली से कर लीजिए कवर, मंथली से कवर कर लीजिए, ठीक है। इसका भी 1 महीना जो बचा है, जो नहीं हो पाया, उसको मंथली से कर लीजिए, बाकी डेली से कर लीजिए। इसके लिए पर्याप्त समय बचा है, इसके लिए पर्याप्त समय बचा है, इसके लिए पर्याप्त समय बचा है, इसके लिए पर्याप्त समय बचा है। आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। तो 2 ही एग्जाम है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, जिसमें इसमें 2 महीने का पुराना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, वो मंथली से कर लेना, 2-4 दिन में हो जाएगा। और इसमें 1 महीने का पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, जो मंथली से कर लेना, 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना करना है। सिलेबस जानिए,
एग्जाम का पैटर्न जानिए, कंसिस्टेंट रहिए, डेली क्लास लीजिए, वीकली क्लास लीजिए, मंथली क्लास लीजिए। एग्जाम से पहले क्या करोगे, एग्जाम आ गया, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, तो फिर देखो अभी तो आप डेली पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, डेली क्लास लिया, वीकली क्लास लिया, मंथली क्लास लिया। जब लेकिन एग्जाम से पहले जब आप रिवाइज करोगे तो कैसे रिवाइज करोगे, तो एग्जाम से पहले सिर्फ मंथली से रिवाइज करना, या चाहो तो वीकली से रिवाइज करना, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स से रिवाइज मत करना, समय व्यर्थ होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि सर प्रीलिम्स में मुझे डाउट है, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा। अगर ऐसा बच्चा है, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर ऐसा बच्चा है जो प्रीलिम्स के लिए श्योर नहीं है, वो मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो उनके लिए भी वो वीकली से रिवाइज करे या फिर मंथली से रिवाइज करे। उनके लिए तो मंथली ही सही रहेगा क्योंकि समय बहुत कम होगा। तो एग्जाम से पहले मंथली वीकली से रिवाइज करना है और बाकी डेली क्लासेस आपको लेनी है। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स होंगे अगले सेशन में हम लोग आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।